दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। मैं सिद्धांत आज बिहार की बात करूंगा। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक ग्रोथ वहीं होती है जहां सबसे अधिक कमजोरियां होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है क्योंकि देश के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं होगी जहां सबसे अधिक कमजोरियां होगी। बिहार के अंदर ग्रोथ की एक सबसे बड़ी गैप दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कमजोरियां हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ग्रोथ का सबसे बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। ग्रोथ का सबसे अधिक जरूरी अगर कहीं है तो वो सबसे अधिक बिहार को है। इस वीडियो में मैं वो 7 बातें बताऊंगा जिसके कारण बिहार पीछे रह गया और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि क्यों बिहार सबसे पीछे रह गया। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो हमारे देश में 36-37 राज्य है, यूनियन टेरिटरीज मिला के, ये सभी राज्य का सबसे लोएस्ट जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम बिहार का है। ऐसा क्यों है कि बिहार का सबसे लो पर कैपिटा इनकम है? यहाँ जो है इनकम जो है सालाना इनकम जो है एक आदमी का वो लगभग 37,000, 35,000, 37,000 के आसपास है। आखिर क्या कारण है कि बिहार का एवरेज इनकम दूसरे राज्य की तुलना में सबसे कम है? यह पर कैपिटा इनकम क्या होता है, आखिर ये कैसे निकाला जाता है? ये भी कोई भी जो ज्योग्राफिकल स्टेट होता है उसका पर टोटल इनकम जो है उसके टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। बिहार के लिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट होने के कारण इनके पास इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज नहीं है। बिहार कोस्टल रीजन में नहीं है। इंडिया में कोस्टल रीजन जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ये सभी कोस्टल रीजन में आते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी शिपमेंट होती है, ट्रांसपोर्टिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग होती है। इसके बाद साउथर्न स्टेट में भी है जैसे कि कर्नाटका, केरला, आंध्रा, उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन बिहार जो है पूरी तरह लैंडलॉक है। एक तरफ इंटरनेशनल खुलता भी है नेपाल, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। नेपाल और बिहार के साथ कुछ ऐसा ही हाल है। इस ये जो इंटरनेशनल जो कॉम्बिनेशन है बिहार और नेपाल के बीच में कुछ अच्छा खासा नहीं है। अब इसके कारण ग्लोबल एक्सेस मिलता नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। बिहार का एक रीजन ऐसा है जहां सालों भर सूखा पड़ जाता है और एक रीजन ऐसा है जहां बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण लोगों को बिहार छोड़कर निकलना पड़ता है अपने लाइफ नीड्स के लिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। वो जो अगला पॉइंट है वो है नो मेजर इंडस्ट्री। बिहार में इंडस्ट्री का ना होना। बिहार के अंदर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अलावे कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती। आप समझिए बात को, बंगाल से, यूपी से और मध्य प्रदेश से माल लोड हो के आता है बिहार में, लेकिन यहाँ से वो जो ट्रक आती है वो खाली चली जाती है। बिहार सामान तो लेता है, माल तो लेता है, लेकिन वो जो बिहार जो है ट्रांसपोर्टिंग नहीं करता है और यहाँ से जो ट्रक जाती है वो खाली लौट जाती है। पहले शुगर मिल्स, फर्टिलाइजर्स की प्लांट हुआ करती थी। इकोसिस्टम खराब होने के कारण सारी कंपनियां बंद हो गई, सारी कंपनियां को लॉस होने लगी, जिसके कारण लोगों को काम मिलना बंद हो गया। उसके बाद लोग क्या किए, पलायन करना शुरू कर दिए। बिहार के अंदर नहले पे दहला तो तब हो गया जब बिहार और झारखंड का पार्टीशन हो गया। झारखंड के अंदर जितने भी मिनरल्स, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो सभी झारखंड में चली गई। उससे भी बड़ा झटका तो बिहार को तब लगा जब बोकारो इंडस्ट्री और मिनरल्स जो निकलती थी वो सभी झारखंड में चली गई। इससे बिहार को सबसे अधिक नुकसान हुआ। जितनी भी जनसंख्या थी बिहार में ही रह गई और जितने भी इंडस्ट्री थे, जितने भी माइंस थे वो सभी झारखंड में चले गए। बेचारा बिहार बीच में दब के रह गया और उसके बाद उसे फिर दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला। और जो बिहार के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज देखने को मिली वो है फ्रैग इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो 1950 से लेके 1993 के बीच में चली। फ्रैग इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है तो समझिए बात को। फ्रैग इक्वलाइजेशन पॉलिसी के हिसाब से जितना भी मिनरल्स बिहार में निकलता था, उस टाइम बिहार और झारखंड का पार्टीशन नहीं हुआ था। बिहार और झारखंड का पार्टीशन 2000 के आसपास हुआ था और उससे पहले बहुत सारी मिनरल्स बिहार में निकलती थी। तो दूसरे स्टेट क्या करते थे, उस सारी मिनरल्स को उठा के अपने स्टेट में ले जाते थे, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे सब्सिडी देती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टिंग में छूट देती थी। तो सब जितने भी बड़ी कंपनी थी, इंटरनेशनल जो हब थे, कोस्टल एरिया हब थे, वो सारी मिनरल्स को उठा के अपने स्टेट में ले जाते थे, वहीं से सारा चीज करते थे। अरे भाई करना क्या चाहिए था, तुम बिहार में ही अपनी कंपनी सेट करो। पर ये क्या करते थे, इसको ट्रांसपोर्टिंग पर दे देते थे इंसेंटिव। अरे भाई बिहार से माल उठाओ और निकल पड़ो। और अन्य राज्य क्या करते थे, बिहार से माल उठाते थे और निकल पड़ते थे, वहीं से सारी जगह वो ट्रांसपोर्टिंग करते थे। बिहार में कोई इंडस्ट्री लगी नहीं। अगर उस टाइम बिहार में अगर फैक्ट्री लगा दी होती तो बिहार में क्या बढ़ जाती,
बिहार में रोजगार बढ़ जाता, उनका बिहार का एम्प्लॉय रेट बढ़ जाता। आज जितने भी लोग बिहार से बाहर निकल रहे हैं, उनको जितना दिक्कत हो रही है वो नहीं होती। इधर का कल्चर बदल जाता, यहाँ की एजुकेशन और एम्प्लॉय दोनों अभी कम हो गई है, जिसके कारण नेशनल अर्निंग के मुकाबले में बिहार का अर्निंग जो है सबसे कम है। के अंदर मिनरल रिच कॉर्पोरेटिव एडवांटेज के होते हुए भी बिहार इतनी पीछे रह गए। 1993 तक बिहार को खूब लूटा गया। इस बिहार के अंदर चौथा जो पॉइंट है वो ये है, बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शुरू से ही कास्ट पॉलिटिक्स होती रही है। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात दूर दूर तक नहीं होती थी, जो बिहार के लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज साबित हुई। अच्छा, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान है, उसी तरह ये कास्ट पॉलिटिक्स के भी कुछ एडवांटेज आए। इसमें यह थे कि बिहार में पहले जो ऊंचे तबके के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो नीचे तबके के लोगों को दबा के रखते थे, जिससे उन लोगों ने भी अपनी स्ट्रेटजी दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और सत्ता में आए, पावर में आए। उसके बाद ये भी इक्वलाइजेशन में आ गए, इनको भी नौकरी मिली, इनको भी समान पावर मिला, ताकि बिहार के लिए एक सबसे बड़ी कास्ट पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ी ये एडवांटेज साबित हुआ। बट 1991 के बाद हमारे देश में लिबराइजेशन आया। उसके बाद अन्य राज्यों ने सोचा कि हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिले, अपने को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, लिबराइजेशन का फायदा उठाए ताकि व्यापार में फायदा हो, काम में फायदा हो, देश के राज्य के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। यहाँ पर ग्रोथ पॉलिटिक्स हुई नहीं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई नहीं। बिहार के लोग कास्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में फंस के रह गए। 70 साल में बिहार के अंदर 40 बार सत्ता बदली, 23 चीफ मिनिस्टर बदले गए। एक चीफ मिनिस्टर को औसतन 1.5 साल से ज्यादा मिला नहीं। यहाँ पर बात केवल जात पात की होकर रह गई। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कहीं से हुई नहीं, डेवलपमेंट की बात हुई नहीं। इतने मिनरल रिच होने के बाद भी बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं खुल पाई। एक समय था जब पंजाब बिहार से कहीं गुना पीछे था, लेकिन आज पंजाब 3 गुना आगे बिहार से हो गया, क्योंकि बिहार का जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत गंदी पॉलिटिक्स थी। 1993 तक, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि 1993 तक बिहार को खूब लूटा गया। अगर यहाँ सही मायने में विकास तब हो पाती जब यहाँ एक कास्ट के लोग सोचते, एक जाति पाति की डेवलपमेंट नहीं होती, तब जाके यहाँ बहुत गोल्डन। बिहार के अंदर बात केवल जात पात की रह गई, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई नहीं। यहाँ बात केवल जात पात की रह गई, जिसके कारण यहाँ एक्चुअली होना चाहिए था कि केवल मेरी कास्ट का विकास नहीं होना चाहिए, पूरे राज्य में खुशहाली आनी चाहिए था, जिससे सबको सबसे ज्यादा फायदा मिलता, सबको बराबर का फायदा मिलता। आज बिहार कहीं और होता अगर ऐसा सिस्टम होता तो। बिहार के लिए जो 5वां सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट। यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और लिटरेसी ग्रोथ रेट है, ये चूंकि आपस में मिसमैच कर रहा है। लिटरेसी बढ़ नहीं रही, फर्टिलिटी रेट सबसे तेजी से बढ़ रही है। ये फर्टिलिटी रेट क्या होती है? फर्टिलिटी रेट ये होती है कि पूरे भारत में बिहार की माँ जो है औसतन अपने जीवन काल में सबसे अधिक बच्चे को जन्म देती है। और अन्य राज्य है जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ औसतन 2 बच्चों से ज्यादा जन्म नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार में भी इसके 2 हिस्से हैं। एक ऐसे हिस्से जहाँ पूरी तरह साक्षरता दर नहीं है, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए नहीं, शिक्षा से भेंट नहीं है, वहाँ की माँ लगभग 4 से 5 बच्चे को जन्म देती है। लेकिन एक अलग हिस्सा है जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी मिनिमम 3 बच्चे को जन्म देती है। जो जहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई वहाँ 3 बच्चों का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ा, एजुकेशन घटा, पॉपुलेशन बढ़ा और एजुकेशन घटा, जिससे बिहार में 63% एजुकेशन रेट रह गई। बिहार का लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है। इंडिया पूरे भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, और यहाँ सबसे अधिक आईएएस देने वाला, सबसे अधिक आईएएस प्रोड्यूस करने वाला बिहार ही है। फिर भी इतने चीज होने के बाद भी यहाँ का एजुकेशन एवरेज ही रहा है। छठा जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है बिहार के वो ये है कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। इसका क्या मतलब हुआ? पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पर, एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयबिलिटी पर। और पॉपुलेशन ज़्यादा है, एजुकेशन हो नहीं पा रही है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है, जिससे लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं। किसी फैक्ट्री में 10,000 5,000 के महीना पर स्किल बिल्ड नहीं हो पा रही बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जो 7वां सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये है फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक्स इट्स एन ओशन। इसका मतलब क्या हुआ? कुएं का जो मेढक है वो कुएं को ही समुद्र समझता है। ये बिहार का जो आदमी है वो सिविल सर्विसेज को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विसेज ही है, सब कुछ आईएएस आईपीएस आईएफएस ही है। सरकारी नौकरी मिल जाए, रेट लिफ्ट तय कर दी गई है, सरकारी नौकरी मिल गई है
तो उसके दहेज भी मिल जाएगी। रेट लिफ्ट ये तय कर दी गई कि सरकारी नौकरी है तो तेरे को दहेज मिलेगा। एक्चुअली बिहार के अंदर ये कल्चर बन गया। ये अपने आसपास देखते हैं कि ये बाबू है, ये इनको सरकारी नौकरी है, घर में बिजली आ नहीं रही, सरकारी जनरेटर पर बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। चूंकि ये एक एस्पिरेशन सोशल प्रूफ बनता चला गया बिहार के अंदर, पूरे प्रदेश में एक मेंटेलिटी सी बन गई। बिहार के अंदर रेट लिफ्ट तय कर दी गई है कि अगर आपको ये नौकरी है तो आपको इतना दहेज मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगा, ये सोना मिलेगा। अगर आप बड़ा ये सब करते करते बिहार को जो है मेंटेलिटी चेंज कर दी गई है, और यहाँ इसी के कारण लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी पता चले कि बिहार में कहाँ कहाँ गलती हुई और इसका सोल्यूशन क्या है। तो जय हिंद दोस्तों, जय।